हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज से स्टार्ट होने जा रही है मैथमेटिक्स की सीरीज जो कि कम्प्लीटली बेस्ड होगी आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो काफ़ी अच्छी सीरीज स्टार्ट की गई है। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। आरआरबी के सिलेबस और उसके पैटर्न को एनालाइज करने के बाद ही आपके सामने ये सीरीज प्रेजेंट की जा रही है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से हो सके, काफ़ी स्ट्रांग हो सके और आपको मैथ्स में 30 में से 30 नंबर गेन करवाए जा सकें। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉइड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। और मैथ्स का हाइलाइटेड नोट जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जिसको भी परचेज करना हो जाकर के जल्दी से परचेज करिए, क्योंकि इसमें A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। दो लगातार सम संख्या यानी कि इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो है 528। तो एक सम संख्या हमने मान ली x है और दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी सम संख्या हो जाएगी x + 2। इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 528 के बराबर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या हो जाएगा ये x² + 2x माइनस में 528 विच इज़ इक्वल्स टू 0 के। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। अब 528 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि उस नंबर का मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाए, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे ये नंबर आ जाए, यानी कि 2 आ जाए। ठीक है, तो इसका आप लोग क्या करोगे, 24 और 2 हो जाएगा। तो x² + 24x माइनस में 22x और माइनस में कितना है, तो ये 528। यानी कि यहाँ से आप x को कॉमन ले लोगे तो एक ब्रैकेट में आएगा x + 24 और एक ब्रैकेट में आएगा x - 22। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। देखिए, एक ब्रैकेट में क्या आएगा, x + 24 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा x - में 22 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाली तो x इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 22 के बराबर। ठीक है, देखिएगा हमें ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है। अगर हम इस वैल्यू को लेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो संख्या क्या कभी नेगेटिव में होगी, इसमें संख्या नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, छोटी संख्या जो होगी, छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 22, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है। दिए गए होगा यहाँ पे, दिए गए गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। ठीक है, तो दिए गए गुणनफल में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आपको लास्ट वाला देखना है, इकाई का अंक। जो भी यहाँ पे इकाई होगी उसी की हमको पावर मेज़र कर लेनी। तो जैसे ये 1 है, 1 की पावर हमने लगा दी 102, इंटू में यहाँ पे भी 1 है तो 1 की पावर हमने लगा दी 52। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इसलिए हम आपको इसको करवा रहे हैं। तो 1 की पावर आप कुछ भी लगाओगे तो आपका 1 ही आंसर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके जगह पे कुछ और होता तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ पे अगर इकाई के अंक पे 1, 5, 6 या 0 ऐसी संख्या रहेगी तो आपको उसको सॉल्व तक नहीं करना है, इकाई का अंक आपका वही हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसके लास्ट में मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह के नंबर हैं, तो आपकी जो पावर लगी होती है इसको आप लोग 4 से डिवाइड कर लिया करो। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा वो पावर लग जाएगी उसकी। ठीक है, कल के क्वेश्चन में हम आपको इसको भी डिस्कशन कर देंगे, जो कहना चाह रहे हैं उसको भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए, अगर इकाई के अंक में 1, 5, 6, 0 ये नंबर दिख जाते हैं तो आपको उसको सॉल्व तक नहीं करना, इकाई का अंक वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, दो संख्याओं का लासा इसके मासा का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो इसका मासा ज्ञात करिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जैसे मासा को हमें ज्ञात करना है तो हमने इसको मान लिया x है, मासा को हमने मान लिया x है। अब आपसे क्या बोला है, उसका जो लासा है वो मासा का 40 गुना है, यानी कि जो एलसीएम है वो 40 टाइम्स है किसके, मासा के, यानी कि इसके 40 गुने के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपने एलसीएम निकाल लिया कि एलसीएम क्या है, तो ये है 40x के बराबर। यहाँ तक क्लियर हुआ, तो एलसीएम की वैल्यू आ गई 40x। बस अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करना होता है, जब भी दो संख्याओं के गुणनफल में क्वेश्चन दिया होगा तो एलसीएम इंटू एचसीएफ विच इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ विच इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, पहला नंबर गुणे में दूसरा नंबर। ठीक है,
तो पहला और दूसरे नंबर का जो गुणनफल है वो आपको दिया है 1440 के बराबर, और आपने अभी एलसीएम निकाला था, क्या आया था 40x आया था, और एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ को हमने x माना है। यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 40x का स्क्वायर, वो बराबर आ गया 1440 के। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 40 को उधर भेजेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 1440 बटे में 40, 0 से 0 कैंसिल करिए, इससे आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 36। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 36 विच इज़ इक्वल्स टू 6 के बराबर। ठीक है, तो यानी कि मासा कितना आ गया, तो मासा आ गया 6। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दो संख्याओं का लासा इसके मासा का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 होगा तो उसका मासा जो है वो 6 आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपको दिया गया है क्रय मूल्य बराबर है किसके, 35% है विक्रय मूल्य की, यानी कि 35/100, और यहाँ पे हमें लगा देना है विक्रय मूल्य। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को। अब आप लोग क्रय और विक्रय को एक साइड कर लो जिससे कि आप लोग रेशियो निकाल सको। तो क्रय बटे में विक्रय बराबर किसके हो गया, तो ये बराबर हो गया 35/100 के। इसको आप 5 से कैंसिल करो, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, तो क्रय मूल्य को हम लोग मान लेंगे 7 और विक्रय मूल्य को हम लोग मान लेंगे 20। इतना याद रखिएगा, क्रय मूल्य को 7 मानेंगे और विक्रय मूल्य को 20 मानेंगे। आपको क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत, बस इसके फॉर्मूले में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करके बटे में हमें रखना है क्रय मूल्य यानी कि 7 और गुणा कर देना है 100 से। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको आप लोग माइनस करोगे, कितना आएगा, 13 × 100 है तो 1300 बटे में 7, इससे कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 185.71%, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो गया, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 185.71%। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक पाई चार्ट दिया गया है जो कि एक कक्षा के छात्रों की पसंद को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं तो उनमें से कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। 80 छात्र हैं और पूछा जा रहा है कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है। तो हमको सबसे पहले इस चार्ट में जाना है, यहाँ पे ढूंढना है कंप्यूटर साइंस कहाँ पे है। तो आपको दिख रहा है कंप्यूटर साइंस ये है, इसका परसेंटेज देखिए कितना है, 15% लोगों को कंप्यूटर साइंस पसंद है। तो बस आपको क्या करना है, 80 का निकाल देना है 15%, यानी कि 15/100। ठीक है, इसको कैंसिल करिए, 0 0 कट गया, 4 से कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 5 तिहाई कितना हो गया, 15। क्या बच गया, 4 गुणे में 3, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 12 छात्रों को। ठीक है, तो 12 छात्र ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर साइंस पसंद है, कितने में से, तो 80 छात्रों में से, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है, आपको यहाँ पे परसेंटेज दिए हैं और टोटल नंबर दिया हुआ है, इसमें आप लोगों का परसेंटेज निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैथ यहाँ पे पसंद कर रहे हैं 20% छात्र, तो 80 का आप लोग निकाल लोगे 20%, तो इसका आ जाएगा कितने लोग मैथ्स को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 14 परीक्षणों का माध्य 11 है, इनमें से एक परीक्षण और जोड़ा जाता है तो नए परीक्षण का जो माध्य है वो 12 हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है 15वां परीक्षण का मान कितना होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको करना हो, 15वां परीक्षण निकालना है तो आपको कर लेना होता है समेशन, यानी कि पहले क्या दिया था, 14 परीक्षण का माध्य 11 है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 154। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि इसमें एक परीक्षण और जुड़ जाता है, तो अब कितना हो गया, अब हो गया 15, और इसका माध्य कितना हो जाता है, तो माध्य जो है वो 12 हो जाता है, यानी कि 15 गुणे 12 करना है। तो 15 गुणे 12 करिए, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए अब अच्छे से। 11 प्रेक्षण का माध्य जो था कुल हो रहा था वो 154 हो रहा है इसका समेशन, और 12वीं प्रेक्षण पे कुल समेशन कितना हो रहा है, तो 180 हो रहा है। एक्स्ट्रा कौन सा ऐड हुआ, 15वां ही तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा 15वें प्रेक्षण का मान क्या है। यानी कि आपको क्या करना है, 180 में से आपको माइनस कर देना है 154,
तो आपका आंसर आ जाएगा 26 और यही क्या है तो 15वें प्रेक्षण का मान हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया गया है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूला बता रहे हैं। देखिए प्रथम आपने देखा, प्राकृतिक संख्या देखा, आप इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करो n+1 डिवाइडेड बाई 2 का, ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का। यहाँ पे n का मान कितना है, तो n का मान है 40, बस आप इसको यहाँ पे रख दो। तो 40 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 2 की। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा बताइए, 20.5 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपसे इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा तो आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और यदि कार्य समाप्त करने में 10 और आदमी लगा दिए जाते हैं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, 15 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, अगर 10 आदमी और बढ़ गए यानी कि 25 आदमी हो गए तो वह कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, m1d1 इज इक्वल्स टू m2d2 के, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, आदमी दिए गए और दिन दिया है, तो बस हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए 15 आदमी थे, किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे थे और आपसे पूछा है कि 10 आदमी और लगा दिए जाते हैं, तो 15 पहले थे, 10 और लगा दिए गए, यानी कि कितने हो गए, तो ये हो गए 25। तो पूछा जा रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, मान लिया हमने x दिन में समाप्त होगा, तो इसको कैंसिल करिए, 5 × 15 पचम 25, फिर 5 से इसको कैंसिल करिए, 5 दूनी 10, यानी कि जो कार्य है वो कितने दिन में समाप्त हो रहा है, तो कार्य समाप्त होगा 6 दिन में, ठीक है। तो अगर 10 आदमी और लगा दिए जाएंगे तो कार्य जो है वो 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है m1d1 t1 अपॉन में w1, मतलब ये कितने आदमी हैं, कितने दिन में कितना समय लगेगा और कितना कार्य कंप्लीट होगा। तो ओवरऑल आपका फॉर्मूला पूरा ये होता है, पर आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया था, सिर्फ m1d1 दिया था, तो हम क्यों क्वेश्चन को लंबा करें, m1d1 इज इक्वल्स टू हमने m2d2 लगाया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही सॉल्व किया करो, जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा फॉर्मूला लिख करके सॉल्व करो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। क्या बोला है, पहले तो ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है, हमने मान लिया क्या है, x है और 2x है, ठीक है। तो x है और कितनी है, तो 2x है, ये हमने मान लिया। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो दोनों में हमें क्या करना है, 7 को ऐड कर देना है और आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:5 के बराबर। बस अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना है, आपको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा, 5x + 35 यानी कि 5 × 7 = 35 बराबर हो जाएगा किसके, 6x, यानी कि 3 × 2 करेंगे तो 6x हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21। क्लियर हुआ। x और x को एक साइड लीजिए, नंबर को एक साइड करिए, तो आपकी x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखिए 6x माइनस में 5x हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 35 माइनस में 21। 6x में से 5x दिया, कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा x, विच इज़ इक्वल्स टू 14। तो यानी कि x का जो वैल्यू है वो आ गया 14, तो उनकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एक की हो गई 14 और दूसरे की कितनी हो जाएगी, तो दूसरे की हो जाएगी 28, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, 14 और 28 जो है वो ए और बी की आयु हो जाएगी। क्लियर हो गए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, 4 पद समान अनुपात में हैं, यदि पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 4, 22 और 33 है तो तीसरा पद ज्ञात करिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए अनुपात समान अनुपात के क्वेश्चन जब भी इस तरह में आएंगे तो आपको लिख लेना है, देखिए पहला पद अनुपात दूसरा पद यानी कि 22, फिर समान अनुपात का आपको साइन लगाना है, और फिर कितना दिया है, तीसरा पद हमको पता नहीं है, हमने उसको मान लिया x है, और उसके बाद चौथा पद आपको दिया गया है जो कि है 33 के बराबर। यहाँ तक क्लियर हुआ। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद ये हमने लिख लिया। अब अनुपात समान अनुपात में हमें कैसे को सॉल्व करना होता है, तो एक पद बटे में दूसरा पद जो होता है वो बराबर होता है तीसरे बटे में चौथे के। क्लियर हुआ। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। बस जैसे ही आप इसको लिख लोगे तो ये क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो गया। 11 से इसको काटिए, 11 दूनी 22,
11 तिहाई 33, 2 से इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया। तो 3 गुणे 6 यानी कि आपका आंसर जो होगा, आंसर क्या आ गया, तो आंसर आ गया आपका 6। ठीक है, तो तीसरा पद कितना हो गया, तीसरा पद की वैल्यू आ गई 6, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। समान अनुपात के क्वेश्चन को कैसे करना है, ए बटे में बी बराबर लिख लेते हैं सी बटे में डी के। देखिए ए अनुपाते बी समान अनुपाते सी अनुपाते डी अगर दिया है तो आपको लिख लेना है ए बटे में बी बराबर सी बटे में डी। बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट को गिन सकता है। तो दो पोस्ट के बीच की अगर दूरी जो है वो 60 मीटर की हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया। आपको दिया गया है कि 60 सेकंड में वह 31 टेलीफोन के पोस्ट को गिन सकता है और दो टेलीफोन पोस्ट के बीच की दूरी जो है वो 60 मीटर की है। अगर 31 टेलीफोन को गिन सकता है वो, तो आपको निकाल लेना है कि इनके बीच की दूरी टोटल कितनी होगी, यानी कि टोटल दूरी आपको यहाँ से निकाल लेनी है। आपको कुल दूरी निकालनी है। तो आप यहाँ पे 31 टेलीफोन है, आप इसकी जगह पे करोगे 30 टेलीफोन। 30 टेलीफोन क्यों करोगे, क्योंकि आप 31 वाले से, जैसे कि पहले वाले से गिनना उसने स्टार्ट किया तो यहाँ से आप दूरी काउंट करोगे ना कि यहाँ से, इसलिए आप इस वाले पोस्ट को नहीं लोगे। तो आपको 31 दिया रहेगा तो आप एक कम करके उसके बीच में जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका देखिए कुल दूरी कितना आ जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा 30 गुणे में 60 यानी कि 1800 मीटर बराबर हो जाएगी इसकी कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी पता चल गई। अब आपको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की गति निकालना है। तो रेलगाड़ी की गति हम लोग कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे में हमें कर देना है समय। यहाँ पे समय भी आपको दिया गया है 60 सेकेंड। तो 1800 बटे में हमें कर लिया 60, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ गया, 30 आ गया। तो 30 जो आया है किस में आया है, मीटर प्रति सेकेंड आई है रेलगाड़ी की गति। आपको आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो 30 मीटर प्रति सेकंड को आप चेंज कर लोगे किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि 18/5 से आपको गुणा करना पड़ेगा। 5 से इसको कैंसिल करिए, 5 छंगे 30, 18 गुणे 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो रेलगाड़ी की गति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज की 8% वार्षिक ब्याज की दर से वही ब्याज होगा जो कि 800 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 9/2% वार्षिक दर पे होता है। क्लियर हुआ। यानी कि इस वाले में जो ब्याज होगा वही इस वाले में भी ब्याज होगा। तो आपको ब्याज को बराबर कर देना है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे में समय बटे में 100, और यही आपको बराबर कर देना है दोनों में। यानी कि इस वाले में भी P/R/T डिवाइडेड बाई 100 रख देना है। एक में आपको मूलधन नहीं पता है, यही वाला P हमको निकालना है। इस वाले में हमको दर और समय दिया है, इस वाले में भी हमको सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करना है, हमें हमको यहाँ पे मूलधन निकालना है। तो इसको हमने मान लिया P है, आपको दर दिया है इसमें 8 इंटू समय दिया है 9 बटे में हमने कर लिया 100 के। दूसरे वाले में क्या है, आपको मूलधन 800 दिया गया है, दर 9/2 दी गई है और समय 3 वर्ष का दिया गया है। बटे में हमें क्या कर लेना है, तो बटे में 100 कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको कैंसिल करिए 100 बार में जाएगा, फिर 2 से इसको काट सकते हो आप 50 टाइम्स में जाएगा, और 9 से 9 को कैंसिल कर लो। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 50 इंटू 3 बच रहा है। यानी कि आपका मूलधन जो P की वैल्यू आई है वो आ रही है 150 रुपीज़ के। ठीक है, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, 150 रुपये का 9 वर्षों में साधारण ब्याज की 8% दर पे वही ब्याज होगा जो 800 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज की 9/2% वार्षिक दर पे होता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन एकदम अच्छे से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो उसका परिमाप ज्ञात करिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है √3 डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और आपको क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 24√3। दोनों साइड से आप √3 को कैंसिल कर लो, तो आपका a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 24 इंटू में 4। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में हो जाएगा 24 इंटू में 4। आप इसको सॉल्व करिए, a का मान आया है अंडर रूट में 24 गुणे में 4। तो इसको हम लोग फैक्टर और कर लेते हैं, 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू में 4, और मल्टीप्लाई में 4 ऑलरेडी लगा हुआ है।
तो इसको हमने क्या किया, रूट से बाहर निकाल लिया। तो आपकी भुजा का जो मान है वो आ गया 4 रूट में 6 के बराबर। बस जैसे ही आपको भुजा पता चल गई, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है परिमाप। तो सबसे पहले तो अब ये जानिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, फिर हम लोग उसका परिमाप निकाल लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो आपने ए की वैल्यू निकाली चुकी है ऑलरेडी, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो आपका परिमाप आ जाएगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 × a होता है। ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो 3 × 4 अंडर रूट में 6, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आई है, 4 अंडर रूट में 6 आई है। इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 12 रूट में 6, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है तो कोई भी ऑप्शन एक करेक्ट कर लीजिए। 12 रूट में 6 जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि बिंदु 4, -2 किस चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट में स्थित है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए क्वाड्रेंट क्या होता है, उसको हम लोग कैसे देखते हैं, तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए जो पहला वाला होता है x होता है, ये होता है y, यानी कि हम लोग इसको लिखते हैं x, y, ठीक है। ये होता है x एक्सिस का नंबर और ये होता है y एक्सिस का नंबर। अब आप लोग समझिए अच्छे से, देखिए इस तरह का बना है, क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पे जो होता है पहले वाले क्वाड्रेंट पे, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें आपका x और y दोनों ही पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव होता है और y जो है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका दोनों नेगेटिव होगा, यानी कि x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ठीक है। क्या होता है फोर्थ में, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। अब आप लोग इससे देखो ये क्या है, इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यह स्थित है चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसमें स्थित है, चौथे चतुर्थांश में स्थित है। ये हो गया फोर्थ और ये हो गया थर्ड वाला। यहाँ पे मेन क्या होता है, तो ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन से इधर जाएंगे, ये होती है एक्स एक्सिस, और ये वाली क्या होती है, तो ये वाली होती है वाई एक्सिस, ओके। तो सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव एक्स और वाई, सेकेंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ में जो होगा एक्स वाला पॉजिटिव होगा, वाई वाला नेगेटिव होगा, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो गया, इसमें चौथे चतुर्थांश में स्थित है। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि f(x) = 2x² - 5x + 2 है, तो इसका सही गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 2 लिखा है, ठीक है। आपको इसका निकालना है कि सही गुणनखंड क्या होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक समझिए। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका सही गुणनखंड निकालना है, तो हमें x का ऐसा मान ढूंढना है जिससे कि f(x) की जो वैल्यू है वो 0 आ जानी है, ठीक है। तो x का मान देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, 2, 3, 4 और 5 दिया है। तो सबसे पहले हम 2 रख के चेक करते हैं। x की जगह पे आपको क्या रखना है, 2 रख देना है। तो x की जगह पे 2 रखेंगे, क्या आएगा, 2 × में 2 का स्क्वायर माइनस 5 × में 2 और प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, 8 - 10 + 2। देखिए यहाँ पे 8 और 2 को ऐड करिए, कितना आ गया, 10 आ गया, और 10 में से 10 घटेगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि 2 रखने पे x का मान f(x) की वैल्यू 0 आ रही है। तो जब भी 2 रखने पे आपका x का मान f(x) की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो उसका गुणनखंड हो जाएगा x - 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से किया करिए, जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसका बेसिक मेथड देखिए, ये आपको फंक्शन दिया गया है, इसका निकालना है सही गुणनखंड क्या है। तो आपको हमने बताया f(x) का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और f(x) का मान यहाँ पे क्या दिया है, तो ये दिया है 2x² - 5x और प्लस 2 के। तो आप इसको 0 कर लो। इसको 0 करके फिर जैसे ही आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग x का 2 फैक्टर बनाओगे, यानी कि एक आएगा x - 2 और दूसरा आ जाएगा 2x - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ऑप्शन में देख के कि x - 2 जो है वो उसका एक गुणनखंड है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना रिस्पांस जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।